नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ बना हुआ हूं सुमित और मार्केट्स करीब सेम दायरे में पिछले 1 घंटे से कामकाज करते हुए 28 अंकों के आसपास की बढ़त अभी भी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 150 अंकों पर कामकाज कर रहा है और निफ्टी बैंक रफली 100 अंकों के आसपास की तेजी के साथ अभी भी कामकाज करता हुआ है। डेलो के आसपास ही, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई बिकवाली नहीं है। एडवांस डिक्लाइन के अंदर भी सिचुएशन वाइज थोड़ा सा एडवांसेस कम हुए हैं, थोड़े से डिक्लाइन बढ़े हैं, लेकिन फिर भी करीब 2000 एडवांस और रफली 800 के आसपास के डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं इंडिसेस के अंदर। इनफैक्ट 1950 एडवांस रह गए और करीब 1037 डिक्लाइन है। थोड़ी पहले संख्या थी 2100 एडवांसेस और 800 डिक्लाइन, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली जो दायरा है वो अब घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब यही कैश मार्केट के शेयरों में थोड़ी सी जो तेज़ी थी वो कम हो रही है और बिकवाली बढ़ रही है। इसके अलावा की कंट्रीब्यूटर के तौर पे अभी टीसीएस का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, क्योंकि एक स्पाइक वहाँ पर आया था तो वो आ गया अब इस सूची में। रिलायंस ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पर है। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कुछ और शेयर। इन्फोसिस ऑन द कॉन्ट्री नेगेटिव साइड पर है। आईसीआईसी बैंक, एल&टी और एचडीएफसी बैंक, ये तीनों शेयरों में भी कुछ हद तक प्रेशर देखने को मिल रहा है। 3 खिलाड़ी जो इस हफ्ते हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें पंकज हैं, रत्नेश हैं और अरुण है, यानी 3 हफ्ते के जो विजेता हैं ये तीनों हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी मौजूद भी हैं। तीनों से हम बातचीत करेंगे और इनके पोर्टफोलियो से पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से पोर्टफोलियोज इनके पास, किस तरह का रिटर्न इनके पोर्टफोलियोज में आ रहा है और कौन कौन सी इनकी टॉप कॉल्स हैं। सो फार जो लीड कर रहे हैं वो है अरुण, करीब 4-4.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ वो लीड करते हुए। 3.5% का रिटर्न पॉजिटिव साइड पे है रत्नेश का और 1.5% का नेगेटिव रिटर्न सो फार पंकज का देखने को मिल रहा है। कॉल्स का स्कोप भी हम जानेंगे, लेकिन पहले मार्केट्स के ऊपर एक व्यू ले लेते हैं। तो अरुण, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा बाजार को लेके आपका एक व्यू, क्योंकि मार्केट्स है तो रेंज बाउंड, भले ही वो गैप अप होने के बाद रेंज में आ जाता है या गैप डाउन होने के बाद रेंज में आ जाता है, लेकिन रहता पूरे दायरे में है, फिर एक सडन स्पाइक आ जाता है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड मॉर्निंग सुमित जी। देखिए, डेफिनेटली ये एक परफेक्ट कॉन्ट्रा ट्रेड वाला मार्केट है। 21,750 ऊपर में और नीचे में 21,500, इसी के बीच में मार्केट कंटिन्यूसली ऑसिलेट कर रहा है। हो सकता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स के वजह से मार्केट में थोड़ा रेंज बाउंड सेशन है, हो सकता है क्लैरिटी जैसे ही आईटी टीसीएस के रिजल्ट्स आएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मार्केट में देखने को मिलेगी और रेंज में एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। तो 21,500 21,750 यही रेंज है अभी भी मार्केट में। जहां तक इंट्राडे की बात है सुमित जी, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अभी भी, क्योंकि 21,600 के पुट में आज भी अच्छी राइटिंग है, 21,550 के पुट में भी राइटिंग है। तो अगर 20-30 पॉइंट नीचे गिरता है तो अगेन कॉन्ट्रा ट्रेड लेना, 21,600 के पास आता है तो इंट्राडे के लिए डेफिनेटली निफ्टी बाइंग रेंज में ही रहेगा। और जहां तक पोजिशनल की बात है, फ्रेश ब्रेकआउट जो आएगा 21,750 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट 550-500 के पास किसी भी वजह से आता है मार्केट आने वाले दिनों में, वो भी एक अच्छा बाइंग रेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो 21,500 के आसपास कहीं अगर इंडेक्स आता है तो वो एक बाइंग रेंज होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। रत्नेश, आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? क्योंकि आज निफ्टी बैंक की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं है, लेकिन हैवी वेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर स्पेस का, चाहे रिलायंस हो, टीसीएस हो। तो आप क्या रीड कर रहे हो मार्केट्स में? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। नहीं, बाजार में आप देखेंगे तो व्यू पूरा क्लियर था इस पूरे वीक में कि इंडाइसेस में थोड़ा सा वोलेटिलिटी बनी रहेगी और कंसोलिडेशन रहेगा। तो इंडाइसेस में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी सिचुएशन सेम ही है कि 21,750 21,800 बहुत मेजर सप्लाई जोन है और 21,500 एक मेजर सपोर्ट जोन है। तो ओवरऑल इसी रेंज में रहेगा। अब हम रिजल्ट सेशन में भी जैसे आज से स्टार्ट होने वाला है तो इस कारण भी थोड़ा सा ये रेंज बाउंड या वोलेटिलिटी हम बोल सकते रहेगी। पर यहाँ अभी भी जैसे पूरे वीक में स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन रहा है तो उसी तरह से स्टॉक स्पेसिफिक को सिलेक्शन पे जाना पड़ेगा और मिड कैप में थोड़ा सा मोमेंटम अभी बना हुआ तो उसी तरफ ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। मिड कैप में मोमेंटम बना हुआ है तो उसी के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। पंकज, आप भी सेम मार्केट पे व्यू रख रहे हो क्या कि स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी रहेगी और इंडेक्स 21,500 के आसपास आया तो बाय कर सकते हैं? डेफिनेटली। गुड मॉर्निंग सुमित जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। सुमित जी, अगर देखिए, अगर हम 21,700 और 650 के अगर लेवल देखते हैं तो कॉल राइटर्स काफी ज्यादा है वहां पे एंड मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट रहेगा। पर आज के दिन की जो मार्केट रहेगी वो बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन के फेज में रहेगी। 30 अंक के दायरे में मार्केट पूरे दिन घूमना चाहिए, लेकिन हो सकता है अगर क्लोजिंग में जो डायरेक्शन देगा वो डायरेक्शन भी कल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेरे हिसाब से 21,700 जब तक ऊपरी लेवल पर करता नहीं है डिसाइसिवली, तब तक तेजी करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है और स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप्स के अंदर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। ये बात सही भी है कि आज भले बाजार में रेंज बाउंड ट्रेड है,
लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक बार टॉप कॉल्स तीनों ही खिलाड़ियों की लेकर आए, किस तरह की कॉल्स देखने को मिल रही हैं, स्पेशली अरुण की तरफ से, रत्नेश की तरफ से। जो कॉल अरुण ने दी है वो है पीएनसी इंफ्रा, 4% के आसपास की बढ़िया तेजी आई। तानला प्लेटफॉर्म, पंकज की शानदार कॉल थी, करीब 1360 के टारगेट्स के लिए उन्होंने खरीदारी की राय दी थी। और कोचिन शिपयार्ड कल एक बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी, टारगेट था 850 का, जो कि रत्नेश की तरफ से कॉल आते हुए दिखाई पड़ी है। तो अब एक एक करके तीनों ही खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करता हूँ विनिंग पोर्टफोलियो के साथ, जो कि अरुण का है। एक बारी पोर्टफोलियो लेकर आइए, कौन कौन सी कॉल्स उनके पास हैं और किस तरह का स्कोप उनके पास बचता है। सबसे पहले अरुण के पोर्टफोलियो में एक पीएनसी इंफ्रा की तो बढ़िया कॉल थी ही, जहां पर अपने प्रॉफिट्स को बुक कर चुके हैं, एग्जिट कर गए थे अरुण लेटेंट व्यू से, डिलीवरी अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो 2 कॉल का स्कोप अरुण के पास बचता है। अरुण, आपकी तरफ से पहली कॉल। मुझे पहला कॉल अगेन गवर्नमेंट पीएससी जो स्टॉक्स है, जो भी गवर्नमेंट ओन स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो पहला कॉल हुडको में होगा। हुडको में मुझे लग रहा है एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, 128-25 के आसपास चल रहा है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है वापस 140 के तरफ जाने के लिए तैयार है। तो 140 के टारगेट के साथ बाई करें और 124 का स्टॉप लॉस। 24 का एक स्टॉप लेके आप हुडको में बाय साइड पे जा सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। 128, 129 के जोन्स पे भी कामकाज कर रहा है। 140, 124 का एक स्टॉप और 140 के टारगेट्स के लिए हुडको पहली कॉल रहेगी। रत्नेश का पोर्टफोलियो भी लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। रत्नेश के पोर्टफोलियो में जो कोचिन शिपयार्ड है वहाँ से वो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, लेमन ट्री से वो एग्जिट कर गए हैं, कल पतंजलि से भी वो एग्जिट कर गए हैं करीब 1850 के टारगेट्स के लिए। तो 2 कॉल का स्कोप यहाँ पर भी है। रत्नेश, पहली कॉल आपकी तरफ से। से थोड़ा ध्यान रहेगा, मिड कैप में इंजीनियर्स इंडिया इसने फ्रेश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 180 रुपए का टारगेट स्टॉप लॉस लगा के 260 रुपए के टारगेट के लिए इंजीनियर्स इंडिया। 260 के टारगेट के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। 212, 213 पे कामकाज कर रहा है। ये बात सही है कि बहुत समय से 180 और 200 के बीच में ये स्टॉक घूम रहा था। सडनली इसमें 207, 210 के जोन था और अब 212 के आसपास डे हाई पर कामकाज कर रहा है। पूरे पीएसयू में सबसे बड़ी अंडर परफॉर्मेंस अगर किसी की रही थी तो ये इंजीनियरिंग स्पेस से यही कंपनी, जो कि उतना नहीं चला, इतना बाकी शेयर चले हैं। तो इसलिए आप 260 के टारगेट्स के लिए इसको बेट कर सकते हैं। 180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। पंकज का पोर्टफोलियो लेकर आइए, कहाँ पर उनके पास कितने कॉल का स्कोप है ये भी एक बार देख लेते हैं। पंकज के पोर्टफोलियो में से उन्होंने प्रॉफिट्स बुक कर लिए तानला प्लेटफॉर्म से। हुडको, जहां से वो आज कल एग्जिट करके गए, वहां आज अरुण ने एंट्री की है। और नज़ारा टेक, जहां पर वो एग्जिट कर चुके हैं। तो पंकज, अब आपकी तरफ से पहला नाम, 2 कॉल का स्कोप आपके पास भी है। जी, सुमित जी, मैं एमआरपीएल के साथ में जाना चाहूंगा। एमआरपीएल में काफी तगड़ा ब्रेकआउट दिया है और एंटायर स्पेस के अंदर भी काफी अच्छी मूवमेंट हम लोगों को दिख रही है यहाँ पे। तो 152.50 और 153 की रेंज में इसको बाइंग की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 135। टारगेट जो रहेगा वो 180 के करीब रहेगा। एमआरपीएल में हम आमतौर पे देखते हैं कि जब भी इसके अंदर एक रैली आती है तो वो 2-3 दिन तक वो कंटिन्यू रहती है। तो मेरे हिसाब से ये जो टारगेट्स रहेंगे वो अगले वीक तक रहेंगे। अब ये गेम शो के लिए मैं ये शायद हो सकता है कि जल्दी भी कवर करूं, बट डेफिनेटली 175 तक इसको होल्ड करना चाहिए। 180 के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। 135 का स्टॉप लॉस। और इंटरेस्टिंग है कि तीनों के तीनों खिलाड़ियों ने पहले जो नाम लिए हैं, तीनों के तीनों पीएसयूज ही हैं। हुडको, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और एमआरपीएल, तीनों नाम जो कि पीएसयू साइड पे आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। चलिए अरुण, दूसरा कॉल आपकी तरफ से। सुमित जी, अगेन ये भी पीएसयू ही रहेगा क्योंकि पीएसयू में मोमेंटम काफी अच्छा है। तो एनएलसी इंडिया में बाई करने की सलाह रहेगी। 234 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अच्छे बॉटम बनाने के बाद वापस 260, 270 के आसपास जाने के लिए तैयार है। तो 234 के आसपास बाई करें, 225 का स्टॉप लॉस लगाएं और 265 का ऊपर में टारगेट। 65 के टारगेट्स के लिए आप एनएलसी इंडिया को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। 226-27 पे भी ये कामकाज कर रहा है लाल निशान में, लेकिन अपसाइड जो है वो करीब 265 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। 225 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा नाम रत्नेश, आपकी तरफ से पीएसयू है क्या वो भी? नहीं समझिए, थोड़ा सा वेट करूंगा मैं। एक स्टॉक जरूर नजर में, थोड़ा सा चलने के बाद में कंसोलिडेशन कर रहा है, तो कंसोलिडेशन करके वापस अगर निकलेगा तो फिर मैं हो सकता है सेकंड हाफ में वो स्टॉक दे दूं। ओके, और पीएसयू है कि नहीं है? पीएसयू तो नहीं है समझिए। ओके, पंकज आपकी तरफ से दूसरा नाम, आप भी वेट करोगे या आपने कोई पीएसयू चुन लिया है? सुमित जी, मैं दोबारा हुडको पे ही अपनी बाइंग कॉल देना चाह रहा था, लेकिन बट अरुण जी ने वो पिक कर लिया है। और दूसरा जो ट्रेड, मैंने आमतौर पे 3 ट्रेड नहीं निकालता हूँ, बट
पहला ही ट्रेड इंजीनियर्स इंडिया का रत्नेश जी ने दे दिया, तो मुझे वेट करना होगा। एक स्टॉक जो वापस मिड कैप में ही है और पीएसयू है, तो उसके ऊपर ध्यान लग रहा है। कोई बात नहीं सर, मैं पीटीसी दे ही देता हूँ, पीटीसी के ऊपर ध्यान लग रहा है। 206 रुपए के करीब करीब ये स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अच्छे खासे ब्रेकआउट्स मिल चुके हैं इसमें, और 206 रुपए 80 पैसे में ये बाइंग की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 190। टारगेट जो रहेगा इसका 245। 245 के टारगेट्स के लिए आप पीटीसी इंडिया पर बेट कर सकते हैं। तो आज तमाम वो शेयर हुडको, ईआईएल, एमआरपीएल, पीटीसी, एनएलसी, इस तरह के ही नाम आते हुए दिखाई पड़े हैं जहां पर आप बेट कर सकते हैं। ये स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है। ओके, अरुण, जाने से पहले, मतलब हम ब्रेक पे जाएंगे उससे पहले एक बार जरा एक आज का सबसे बहुचर्चित स्टॉक है पॉलीकैब। उस पर मैं एक टिप्पणी आपसे ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि 20% के आसपास का इंट्राडे डिप आया है। तो मल्टीपल तरह के लोगों के अंदर सवाल आते हैं। कुछ जिनकी पोजीशन ऊपर के लेवल पर है वो क्या करें, वन। कुछ जिनकी पोजीशन नीचे के लेवल पे है वो वेट कर रहे थे इसके दोबारा करेक्ट होने का, हो गया, क्या वो एंटर करें। कुछ जिनको इंट्राडे पोजीशन लेनी है। तो हर तरह के निवेशकों के लिए या ट्रेडर्स के लिए क्या लेवल हैं जिनको आप ध्यान दोगे, क्या करना चाहिए? सुमित जी, ओवरऑल अगर आप देखें तो 6 महीने की जो स्टॉक ने मेहनत की थी, आज जो परफॉर्मेंस दिया था वो 2 दिन में ही खत्म हो चुकी है। अगर आप लोस देखें तो जुलाई के लोस के आसपास वापस स्टॉक आ गया, जो कि आप कह सकते हैं 3700 के आसपास का नेक्स्ट लो है। तो मुझे लग रहा है अगर किसी को एक्यूमुलेट करना है, या फिर क्योंकि क्वालिटी कंपनी है, नो डाउट थोड़ा बहुत इशू आया है, पर 3700 3750 मुझे लग रहा है वो लेवल्स काफी अच्छे हैं। तो वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे एक्यूमुलेशन के लिए। और जहां तक ट्रेडिंग की बात है, डेफिनेटली शॉर्ट तो अभी करना नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 25% डाउन है, और यहाँ से अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव आता है तो स्टॉक में बाउंस देखने को मिल सकता है। पर इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली सुमित जी कहूंगा 3700 के आसपास आता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि जहां से रैली शुरू हुई थी वापस ये स्टॉक आ सकता है। तो 3700 3750 आता है, तो वो लेवल का ध्यान रखें। वहां पे एक ट्रांच आप इन्वेस्टमेंट का जरूर डाल के चल सकते हैं। 3700 3800 के इर्द गिर्द आता है, तो वहाँ पर एक ट्रांच आप डाल सकते हैं अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। और बाकी ये बात सही है कि हाल फिलहाल की बढ़िया तेज़ी को बहुत हद तक ये आज फिजल आउट करता हुआ दिखाई पड़ा इस सेल ऑफ में, जो कि न्यूज़ फ्लोज के बीच में आ रहा है। लेकिन लोअर लेवल से फिर भी थोड़ी बहुत रिकवरी स्टॉक दिखा चुका है 150-200 रुपये के आसपास की। आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन वेल्सपन ग्रुप ने गुजरात में एक बड़ा निवेश का ऐलान किया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में कंपनी ने 55,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। कंपनी के ग्रुप चेयरमैन बीके गोयनका ने कहा कि कंपनी ग्रीन अमोनिया और टेक्सटाइल सेगमेंट में करेगी बड़ा एक निवेश। बीके गोयनका से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता केतन जोशी ने, आपको सुनवाते हैं। सर बताइए, इस बार वेल्सपन को हम किस रूप में देखेंगे, कितना बड़ा एमओयू साइन किया है और कौन कौन से सेक्टर में? पुराने जितने भी एमओयू साइन किए थे, मुझे इस बात की बहुत खुशी है बताते हुए कि हमने सारे पूरे किए। और इस समिट में, जो कि समिट का मेन मुद्दा ही आज ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, एआई, आपने देखा होगा सुबह से क्या सब चर्चा जो हो रही है, सब न्यू एनर्जी पे हो रही है। तो एज ए ग्रुप वी ऑल्सो वांट टू पार्टिसिपेट into the green hydrogen and green ammonia, and we have signed MOU for 1 million ton of green ammonia with state of Gujarat, which will be implemented by 2030 with an investment of 40,000 crores. इसके अलावा टेक्सटाइल में, जैसा कि आप जानते हो, वी आर द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द होम टेक्सटाइल ग्लोबली. वी आर फर्दर इन्वेस्टिंग अराउंड 1500 crores to expand our existing capacity. And recently हमने एक कंपनी ली, वो Syntex, which is well-known brand for the plastics, and we are expanding in plastic areas in the Syntex under the brand name of Syntex in pipes and tanks and everything else. Around 350 crore we are spending in that. सर, सिंटेक्स में आपने कहा 350 करोड़ का तो आपने निवेश कर दिया, आगे कुछ उसमें क्या रहेगा? और जो आपने अभी अभी एमओयू साइन किए उस पार्टनर के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन के पार्टनर के बारे में थोड़ा बताइए। तो सिंटेक्स में अभी हम जो एक्सपेंशन कर रहे हैं वो 350 करोड़ का फर्दर कर रहे हैं। आफ्टर हमने कंपनी लेने के बाद उसको मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन और नई एक्टिविटी हम उसमें कर रहे हैं। उसके अलावा आज हमने एक एपीएम जो पिपावा पोर्ट के ओनर्स हैं उनके साथ एक एमओयू साइन किया, जिसमें हम आगे चलकर साथ में काम करेंगे ऑन ग्रीन अमोनिया और मैथनॉल कि कैसे साथ में काम कर सकते हैं। ग्लोबली दे आर ऑल्सो वन ऑफ द लार्ज शिप फ्लीट ओनर। मस्क जो कंपनी है वो वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, तो वो भी पार्टली उसी ग्रुप से है। तो हमको लगता है कि आगे चलकर ये एक अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है।
तो आप वाइब्रेंट गुजरात में वेल्सपन ग्रुप को सुन रहे थे और ख़ास तौर से सिंटेक्स जो रिसेंटली एक्वायर्ड स्पेस है उसमें, और उसके अलावा जो शिपिंग स्पेस के अंदर कंपनी एक्सपैंड कर रही है उस पर कंपनी की मैनेजमेंट बातचीत करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे थे। तो खास तौर से इस समिट से बहुत सारे टाइप्स आ रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेंशन प्लान्स आ रहे हैं और उनको लेकर भी आप अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर या अलग अलग कंपनियों के ऊपर चर्चा करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। ब्रेक पे जाने का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले रत्नेश, एक बारी दोनों आईटी मेजर्स टीसीएस एंड इन्फोसिस पे आपकी राय चाहूँगा। टीसीएस जहाँ पर नंबर्स आए और नंबर्स आने हैं और नंबर से पहले स्टॉक में बढ़िया रिएक्शन आया, 1.5% की तेजी आई का एक स्पाइक में, और इन्फोसिस जो कि आज प्रेशर में है, कैसे रीड करें इन दोनों को? टीसीएस में पहले वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट में किसने अच्छा काफी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, तभी एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे 3650 3680 काफी अच्छा सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता है कि इसके नीचे जाना चाहिए। थोड़ा बहुत भी कुछ पॉजिटिव आया था रिजल्ट में तो एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेयर में बिल्कुल खरीदना चाहिए। ऊपर में टारगेट जो इसके बनते हैं वो 3880 3900 तक के बनते हैं। इन्फोसिस में जरूर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अभी भी कंसोलिडेशन बाकी है, गेप भरने के बाद में अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, तो 1480 रुपए का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेगा। बहुत छोटे से स्टॉप लॉस से टेक्निकल बाउंस के लिए जरूर इसमें 1520 रुपए के ऊपर निकलेगा तब तेजी आएगी, जो 1560 रुपए तक ले लेके जाएगी। तो इन्फोसिस में थोड़ा सा वेट करना है, टीसीएस में जरूर एक फेवर में है। टीसीएस फेवर में है, इन्फोसिस को आप वेट कर सकते हैं, ये रत्नेश आपको राय दे रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो देखेंगे और अगर कोई कॉल लेनी होगी तो उस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। कैलेंडर भले ही कितने बदल गए हों, पर वो जज्बा आज भी बरकरार है। सुबह से पहले उठ जाते हैं, कभी रात के बाद सोते हैं, बिना थके हमेशा जागते रहते हैं। तभी तो छोटे से घर से बड़े आशियाना तक हमने बनते देखे हैं। 2 पहिया से लग्जरी कार तक का सफर भी हमने तय करते देखा है। बलिष्ठता बलिष्ठता नापते नापते, एक दूजे का साथ निभाते निभाते आज कितनी दूर तक आ गए। वैसे तो प्यार नापने का कोई पैमाना नहीं है, बस इतना जरूर है कि लाखों दिलों में हमने अपना घर बनाया है। आपकी कामयाबी से अपनी कामयाबी की ये साझेदारी यूं ही बनी रहेगी। 19 सालों से आपके साथ CNBC आवाज, आपके मुनाफे की बात। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और निफ्टी करीब 41 अंक ऊपर आ गया है। तो पहले जो 20-22 अंकों के आसपास की बढ़त थी वो थोड़ी सी बढ़ी है और अब 41 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स भी थोड़ा बेटर साइड पर आया है, 100 अंकों के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी है। निफ्टी बैंक 150 अंक ऊपर है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप आधा 1% दोनों ऊपर कामकाज करते हुए पहले से ही कामकाज कर रहा है, वहीं पर अभी भी ट्रेडिंग बनी हुई है। 2 कॉल्स अरुण और पंकज दे चुके हैं, रत्नेश के पास एक कॉल का स्कोप बाकी था। तो रत्नेश, आप उसको यूज करना चाह रहे हैं, अभी आप कोई कॉल देना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, एक मुझे अच्छा वॉल्यूम के साथ में एक ब्रेकआउट दिया कंसोलिडेशन का टाटा इन्वेस्टमेंट में 4250 में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अपने ऑल टाइम हाई 46 रुपए जाने के लिए तैयार है। 150 के आसपास का एक स्टॉप लीजिएगा और करीब 4700 के टारगेट्स के लिए आप टाटा इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं। अच्छी कंपनी है अदरवाइज भी, बट चला हुआ स्टॉक है फंडामेंटल वाइज, लेकिन अगर आप टेक्निकल खेलना चाह रहे हैं तो 4700 का टारगेट और 4250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक एक करके जरा तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। सबसे पहला जो पोर्टफोलियो आ रहा है वो है पंकज का। MRPL एंड PTC, 2 नाम। 180 रुपए के टारगेट्स के लिए MRPL को आप बेट कर सकते हैं, 135 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। PTC 245 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 190 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। 206 207 के जोन में कामकाज कर रहा है। इसके अलावा पंकज के कंट्रीब्यूशन अगर दोनों ही खिलाड़ियों को देखें, ये टाटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, टाटा इन्वेस्टमेंट जो कॉल है वो है रत्नेश की तरफ से। हालांकि जो 2 कॉल पंकज की तरफ से हैं उनमें कंट्रीब्यूशन हम आगे चल के देखेंगे। और उनकी डिलीवरी ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो। हुडको नया एडिशन है, 140 रुपए के टारगेट्स के लिए 124 का स्टॉप लॉस और NLC इंडिया 265 के टारगेट्स के लिए 225 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर भी टाटा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ये प्लेट अब मत फायर करिए डायरेक्टर साहब, इस प्लेट में कुछ इशू आ रहे हैं। लेकिन तीसरे खिलाड़ी का जरा पोर्टफोलियो भी लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशन वहाँ पर है। रत्नेश ने टाटा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एक्चुअल में ऐड किया है 4700 रुपये के टारगेट्स के लिए 4250 का एक स्टॉप लॉस और 260 के टारगेट्स के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पे आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। यहाँ कंट्रीब्यूशन ठीक आ रहा है। आप टाटा इन्वेस्टमेंट पे फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कंट्रीब्यूशन आता हुआ देख रहे हैं और EIL पे फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूशन आता हुआ देख रहे हैं। तीनों खिलाड़ियों का जो ओवरऑल रिटर्न है वो भी आपकी स्क्रीन पर आया है।
जहां पर सो फार अरुण ही लीड कर रहा है, लेकिन जो मार्जिन है वो थोड़ा कम हुआ है। अरुण अब करीब 4% ऊपर है, रत्नेश 3.5% ऊपर आ चुके हैं और पंकज का रिटर्न नेगेटिव पहले भी था, अभी भी 2% के आसपास का सो फार नेगेटिव देखने को मिला। लेकिन अभी भी 1.5 दिन बाकी है, आज का पूरा दिन और कल का पूरा सत्र बाकी है। देखते हैं किस तरह से फॉर्चून चेंज होते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट का अपडेट। नमस्कार।